Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electromagnetism. In this lecture, we will discuss about the philosophy of Coulomb law. Okay, how he discovered this law. So before Coulomb, there were two more scientists, Robinson in 1769 and Henry Cavendish in 1770. इन दोनों ने भी यानी कि रॉबिन्सन ने 1769 के अंदर फाइंड आउट किया और हेनरी कैवेंडिश ने जो है 1770 के अंदर कि जो दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी फोर्स की डिपेंडेंसी क्या होगी इसके बारे में बताया। रॉबिन्सन का जो एक्सप्रेशन था वो था 1/x 2.06 अराउंड। ओके, बट दे डिडंट पब्लिश देयर वर्क एंड द फर्स्ट टाइम इन 1785 चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम्ब published his work on electric force between two stationary charges. Okay, so basically you know about the force that if there are two charges q1 and q2 and their separation is r21, then the force is going to be this, means force directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the separation distance, and it always acts along the line joining. We all already discussed in our previous lecture this thing. Okay, so now interesting thing is that uh, when Coulomb discovered inverse square law, there was no instrument to measure the charge. In fact, there was no unit measurement for charge. In fact, Coulomb law के बाद एक Coulomb की डेफिनेशन दी गई कि 1 Coulomb चार्ज कितना होगा, इसकी डेफिनेशन ही कब दी गई? Coulomb law के बाद। तो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि जब Coulomb ने ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली, एक और चीज ध्यान रखना, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा लॉ है? एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था ये। और इसके लिए जो Coulomb थे उन्होंने टॉर्सनल बैलेंस यूज किया था, एंड यू कैन सी टॉर्सनल बैलेंस ऑन द स्क्रीन. एक्चुअली it's a cylinder, suppose that's made up of glass, and there is a fiber bar which is attached to a silk thread, and one end of this is metal ball, okay, of very small size. So once this ball is charged with some charged object, and then another charged object is kept nearby it, then it rotate, this thread rotate because of the repulsion, and Coulomb measured the angle of rotation कि कितना rotation हुआ है, and then he varied the distance between the charges, and then he varied the magnitude of charges. उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया वो ये आया। मतलब उन्होंने क्या किया, चार्ज की वैल्यू बदल बदल कर देखा, तो उन्होंने देखा कि जब चार्ज को कम कर रहे हैं तो जो एंगल जो था वो कम आ रहा है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है। ठीक है, और जब उन्होंने डिस्टेंस को कम करके देखा तो देखा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब एंगल ज्यादा, टॉर्सनल एंगल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उनके बाद जो भी उनके जो एंगल्स आए, जो डेटा आया, उनका उन्होंने कर्व प्लॉट किया और वहां से उन्होंने ये लो दिया। अब सवाल उठता है कि जब, चलो डिस्टेंस का तो पता था, डिस्टेंस तो कम ज्यादा कर सकते थे Coulomb, लेकिन उन्होंने अलग अलग चार्ज रखकर किस तरीके से ये जो है मेजरमेंट किया होगा, क्योंकि जब चार्ज को मेजर करने की कोई डिवाइस ही नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल बट काफी अमेजिंग टेक्निक यूज की। उन्होंने क्या किया, जो मेटल बॉल्स ली जो छोटे साइज की थी, ऐसी बहुत सारी बॉल्स ली मान लीजिए, ठीक है, वो सेम मैटर की हैं और सेम साइज की हैं। अब जब इसको उन्होंने किसी भी तरीके से चार्ज किया, बाई फ्रिक्शन किया, और मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज आ गया क्यू, कितना चार्ज आ गया क्यू, और ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो जब इन दोनों को उन्होंने टच कराया तो क्या हुआ, दोनों बॉल्स पर कितना कितना चार्ज होगा, Q/2 Q/2। फिर थर्ड बॉल को इससे टच करा दिया तो इस पे कितना हो गया, Q/4, और इससे नीचे वाली बॉल पे भी कितना हो गया, Q/4। जिन्होंने एक और बॉल ली, ठीक है, उसको इससे टच कराया तो कितना चार्ज हो गया, Q/8 Q/8। इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट मैग्नीट्यूड के क्या बनाए, चार्ज ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि और कोई तरीका था ही नहीं। भाई पहले क्यू चार्ज लिया इस पे फ्रिक्शन की वजह से, कैसे भी चार्ज के इसको क्यू चार्ज, फिर दो को टच करा दिया तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, सेम साइज हैं, तो इक्वल अमाउंट में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अपन आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि जब दो मेटल ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं तो उनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन
किस तरीके से होता है, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, अगर सेम साइज है और दोनों सेम मैटर के मेटल स्फेरिकल बॉल हैं, तो सेम अमाउंट में चार्ज दोनों पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे Q/2 को भी आगे टच कराओगे तो आधा कितना हो जाएगा, Q/4 तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट चार्जेस बनाए और डिस्टेंस को वेरी किया, और फिर उन्होंने जो है अपना इनवर्स स्क्वायर लो दिया, ठीक है। बट इस लो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो it depends on charge magnitude, it depends on the separation distance, but it also depends on medium, it also depends on medium, because this is permittivity of free space, this is permittivity of free space। मतलब अगर आपने मीडियम चेंज किया, मान लीजिए आप 2 पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रख रहे हो और उनके बीच फोर्स मेजर कर रहे हो, उसके बाद उन्होंने आपने उनको दो किसी मीडियम में रख दिया, तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। while you know that also have an another inverse square law which is given by Newton on gravitation, and that is law is nothing but F equals to minus gm1 m2 upon r square, okay, and here negative sign refers that gravitational force is always attractive in nature, हमेशा attractive होता है। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चार्ज की जगह मास है, डिस्टेंस सेम है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। लेकिन इनमें एक और मेजर डिफरेंस है, वो क्या, कि जो ग्रेविटेशन लॉ है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप किन्हीं भी दो मास ऑब्जेक्ट m1 m2 किसी भी मीडियम में रखोगे, उनके बीच फोर्स हमेशा यही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो g है यहाँ पे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब दो मास ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे फोर्स मेजर कर लो, मार्स पे चले जाओ, वीनस पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम रहेगा। किन्हीं मीडियम में रख दो उनको, किन्हीं वाटर टैंक में रख के उनका बीच का फोर्स देख लो, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और इसकी मीडियम पे डिपेंडेंसी क्या है, ये अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब अपन डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Stay safe, take care.